Hello, everyone. Yes, good morning to all of you. So we are going to proceed further और काइनेमेटिक्स के जो बचे हुए पोर्शन उसको कवर करेंगे. रिवर बोट प्रॉब्लम हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ. और देन आफ्टर कुछ प्रैक्टिस, फिर उससे रिलेटेड मोशन के कुछ और भी क्वेश्चंस. सो रिलेटिव मोशन. इस रिलेटिव मोशन में फंडामेंटल यही था अपने पास कि एक फ्रेम के बारे में एक फ्रेम से इंफॉर्मेशन पता हो तो दूसरे फ्रेम से हम बता देते हैं. सो आइडिया ये था कि किसी भी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी पता करनी है, लेट्स से पार्टिकल का नाम p दे देते हैं विद रिस्पेक्ट टू a, तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a. तो इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया. जहां पर दूसरा सब्सक्रिप्ट नहीं लगाया गया वो ग्राउंड है या ऑब्वियस है या फिर जो भी है वो कॉमन है. सो एक ही सब्सक्रिप्ट लगा करके हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं. तो ये अपने लिए एक रिलेटिव वेलोसिटी का मोशन का आइडिया होता है. करना क्या होता है कि आप अगर ए के रिस्पेक्ट में काम करना चाहते हो तो जो पी की वेलोसिटी है वो रखो और ए की वेलोसिटी रिवर्स करके उसके साथ ऐड कर दो. रिवर्स कर दोगे तो माइनस लग जाएगा और ऐड करने से आंसर आ जाता है. कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, उसमें से एक केस हम लोग कर रहे थे रिवर बोट प्रॉब्लम्स को लेकर के. सिंस वो बार बार वही रिवर बोट वाली बातें करेगा तो उसके हम लोग रिजल्ट्स बना लेते हैं और जल्दी से आंसर देने की कोशिश करते हैं. सो क्या कुछ ऐसा रहता है कि लेट से अपने पास एक रिवर है या हम लोग एक रिवर के पास में ऐसा बोल सकते हैं और इसको टॉप से देखेंगे तो इस तरह से रहेगा. ए पॉइंट पर आप हैं और ए से क्रॉस होना चाहते हैं तो एक वर्टिकल लाइन या फिर एक क्रॉस टू रिवर एक लाइन बना लेते हैं और उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट का नाम बी देंगे. एज्यूम करेंगे कि रिवर आपका इधर फ्लो कर रहा है v वेलोसिटी से, वी आर आर फॉर रिवर, एंड द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और इन स्टिल वाटर जो आप यूज करने वाले हो. बोट की जगह स्विमर हो सकता है, स्ट्रीमर हो सकता है, बहुत कुछ चीजें लिख सकता है. मतलब जो भी चीज वाटर पे मूव कर सकती है, फ्लोट नहीं मूव कर सकती है. और हम लोग यहाँ से थीटा मेजर करते हैं, यहाँ से थीटा एंगल मेजर करते हैं. और अपने को बताना था कि इनको सॉल्व करना होता है. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अभी जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है जेई का उस पर भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया है. ऑलमोस्ट हर पेपर में ये क्वेश्चन और अधिकतर प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन आ जाए. अभी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे जो भी लास्ट पेपर में आया हुआ है, आप उसका आंसर दे सकते हो. सो लेट्स से कि ये सिचुएशन रहती थी, फिर हम लोगों ने क्या किया, देन वी मेड द कंपोनेंट्स. इसके दो कंपोनेंट पकड़ लो, एक ये था और एक ये था. इसको पकड़ा, ये वी बी आर कॉस थीटा आया और ये जो कंपोनेंट है वो वी बी आर साइन थीटा हो गया. अब आप देखोगे अगर रिवर को आपको क्रॉस करना है तो ये गैप चलना पड़ेगा, रिवर की विड्थ चलनी पड़ेगी. तो इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से चलोगे, दैट मींस ये वेलोसिटी से. और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएंगे वो आपको ड्रिफ्ट कराएंगे. सो सिंस हमको वेलोसिटी ऑफ बोट चाहिए, अगर हम वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिखना चाहें तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट लिखना पड़ेगा और वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखना पड़ेगा. सिंस हमारा ए पॉइंट बी पॉइंट जहां पर लैंड करेगा सी पॉइंट, ये सारा का सारा ग्राउंड पर है, इसलिए हम लोग ग्राउंड से देखना पसंद करेंगे. सो हम ग्राउंड वाली वेलोसिटी निकालना चाहेंगे ग्राउंड से. तो हम लोग लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, दैट मीन्स वीबी चाहिए. इफ अपने को वीबी का रिक्वायरमेंट है तो वीबी आर प्लस वी आर करना पड़ेगा अपने को. दैट मीन्स ये वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के दो वेक्टर्स का एडिशन चाहिए. बेसिकली इन दो वेक्टर्स का एडिशन चाहिए. उन एडिशन को हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में करके पढ़ रहे हैं. तो अगेन देखो वेक्टर ही वेक्टर है, दैट्स ऑल.
सो कितना टाइम लगेगा टाइम टू क्रॉस, तो कुछ रिजल्ट्स हम लोग निकाल लेते हैं। टाइम टू क्रॉस द रिवर, आप जानते हो कि क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा, जो वेलोसिटीज यहाँ पर है सारी की सारी वेलोसिटीज कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जैसा कुछ नहीं है। सो कितना डिस्प्लेसमेंट चलना है, डी, कितनी वेलोसिटी से चलना है ये, सो आप बोलोगे डी डिवाइड बाई वी बी आर कॉस थीटा। अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो टफ क्वेश्चन को भी आप हैंडल कर सकते हो। टफ क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, आपसे ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन आ गया है, मे बी रिवर एक्सेलरेट हो रही है और ये पार्टिकल बोट भी हमारा एक्सेलरेट हो रहा है, तो क्या करना है, तो हम एक्स कंपोनेंट ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वाई कंपोनेंट ऑफ मोशन पढ़ेंगे, द वे वी हैव लर्न। हाँ, फिर रिवर के क्रॉस करने के टाइम के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगाते हैं जब स्पीड कांस्टेंट होती है। तो फिर हम कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वर्टिकल डायरेक्शन में। फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बोट की वो पता बताएगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है ये निकालेंगे, फिर डिस्टेंस को डी से लिख देंगे, फिर टी निकालेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, तो फिर इंटीग्रेशन मेथड को जाएंगे। तो हालांकि उतने लेवल का क्वेश्चन अभी नहीं पूछेगा, बट अगर कभी फ्यूचर में आता है तो आप जरूर उसको रिलेट कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन में कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी, कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी मान करके सॉल्व करेंगे। तो ये टाइम टू क्रॉस द रिवर हो गया। दूसरा टर्म जो हम लोग निकालते हैं, ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर। तो ड्रिफ्ट को अगर हम लोग x से लिखते हैं, x इज द डिस्टेंस, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम लगाएंगे। x डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी वी आर माइनस वी बी कॉमा आर साइन थीटा डी टी, और t के बराबर आएगा। t की वैल्यू यहाँ से रख सकते हो। सो ये दो क्वांटिटीज के बारे में आपसे पूछता है कि कितना ड्रिफ्ट हुआ, कितना टाइम लग रहा है, बताइए। हम लोग उसके आगे भी गए, हम लोगों ने टाइम को मिनिमाइज करके देखा और ड्रिफ्ट को भी मिनिमाइज करके देखा। आई एम जस्ट रिकैपिंग। जब आप टाइम को मिनिमाइज करते हो तो मिनिमम टाइम कितना निकल के आता है, टी के टाइम की मिनिमम वैल्यू, तो आपको पता चला था डी डिवाइड बाई वी बी आर आती है। ये मिनिमम टाइम लगेगा क्रॉस करने का। लेकिन ये कब लगेगा, जब आप किस एंगल पर चल रहे होगे, जब थीटा की वैल्यू 0 जा रही होगी। दैट मीन्स आप इसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करो, फिर आप ऐसे कहीं पहुंच जाओगे, तो वो मिनिमम टाइम लगेगा। फास्टेस्ट हो गया, क्विकेस्ट हो गया, बेसिकली क्विकेस्ट। फिर ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने की बात हुई थी, तो ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स निकाले हुए थे। सो एक्स मिनिमम आपका 0 आता है कब, इफ साइन थीटा की वैल्यू, ऐसे थीटा पे चलते हो जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, या फिर ऐसा लिख देता हूँ मैं, इफ की जगह वेन लिख देता हूँ, वेन साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर डिवाइड बाई वी बी आर। और यहाँ पर इनहेरेंट है कि वी बी आर को बड़ा होना पड़ेगा, वी आर को छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी रहती है, लिमिटिंग केस में 1 रहती है। तो बोट की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी आप यहाँ पर जा सकते हो। अगर बोट की वेलोसिटी कम होगी तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते हो कभी। फिर आपने देखा था कि x की जो मिनिमम वैल्यू आती है, तो इसके दो तरह से मिनिमम निकलते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस कौन सी वेलोसिटी कितनी जा रही है। x मिनिमम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, और उस फॉर्मूले हम लोग लिखेंगे वी आर माइनस वी बी कॉमा आर साइन थीटा, अपने को थीटा पता करना पड़ेगा, और टी की वैल्यू लिखेंगे डी डिवाइड बाई वी बी आर कॉस थीटा। तो ये हमारा मिनिमम आएगा, कब आएगा, जब थीटा कितना होगा, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर डिवाइड बाई वी आर। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। तो ये रिजल्ट्स हमारे हैं पूरे रिवर बोट क्रॉसिंग को लेकर के। इसी पर क्वेश्चंस बनता है और आप उसका आंसर कर पाओगे। यहाँ तक कोई कंसर्न हो तो आप पहले पूछ लीजिए, मैंने जस्ट रिकैप किया हुआ। अब हम आपको एक दो क्वेश्चंस कराते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आपने पूछा है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ओके, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के बारे में बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। ये थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ गए। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इसका बेसिक वर्जन है। पहले तो इसका मीनिंग बता देता हूँ, अपस्ट्रीम का डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है। अगर आपकी बोट, अभी देखो हम लोग क्रॉस करने पे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं,
कि हमको रिवर को क्रॉस करना है। सपोज कर लीजिए किसी का मूड क्रॉस करने का नहीं है, किसी का मूड रिवर के साथ मूव करने का है। तो अगर आप अपनी बोट लेकर के रिवर की डायरेक्शन में चलते हो, रिवर की डायरेक्शन में चलते हो, तो उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। मतलब जिधर स्ट्रीम जा रही है उसी की तरफ हम जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। और अगर अपनी बोट को रिवर के अगेंस्ट लेके जा रहे हो तो उसको बोलेंगे हम लोग अप स्ट्रीम पर चल रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम मीन्स अलोंग द रिवर, अप स्ट्रीम मीन्स अगेंस्ट द रिवर। ये वर्ड्स की मीनिंग है। और इसी केस में ये बेसिकली सारे केस को कवर भी कर रहा है। सपोज कर लीजिए अगर थीटा की वैल्यू हम 90 ले लेते हैं, तो इसका मतलब आप कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हो? अप स्ट्रीम पे चल रहे हो। थीटा की वैल्यू -90 ले लेते हैं, हम इधर मेजर कर रहे हैं, अगर इधर मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो फिर डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। फिर भी उसका एग्जाम्पल पिक कर लेंगे। फिर इसके बाद आपने लिखा है एक्स मैक्सिमम का लास्ट केस नहीं समझा, बताता हूँ। फिर आपने लिखा फ्रॉम वेयर डिड वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, बताता हूँ। तो आपको ये समझना बाकी है, तो मैं इसको समझाता हूँ। तो हेडिंग फिर से मैं लिख देता हूँ, मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट निकालना तो अपने को आता है, मिनिमम ड्रिफ्ट पर फोकस है। देखो जब आपसे ड्रिफ्ट पूछेगा तो वो आपको थीटा बताएगा। जब मिनिमम ड्रिफ्ट पूछेगा तो फिर आपको थीटा नहीं बताएगा, थीटा आपको खुद पता करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब आपसे पूछेगा टाइम बताइए कितना क्रॉस करने को लग रहा है, तो थीटा आपको बताएगा। लेकिन जब आपसे मिनिमम टाइम पूछेगा तो फिर थीटा नहीं बताएगा, क्योंकि फिर थीटा आपको जानना होगा, याद रखना होगा, 0 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी केसेस हैं। अच्छा, हमको पता है कि ये ड्रिफ्ट होता है। सो पहले तो हम ड्रिफ्ट लिखेंगे कि ड्रिफ्ट का मतलब हुआ अलोंग द स्ट्रीम रिवर आप कितना मूव कर जाते हो। तो ये आ रहा है वी आर माइनस वी बी कॉमा आर साइन थीटा, दैट मीन्स नेट वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इनटू टी। टी की वैल्यू आई डी डिवाइड बाई वी बी आर साइन थीटा, क्या था यहाँ पर, कॉस थीटा था। तो ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, तो बेसिकली वेलोसिटी इनटू टाइम लिखा गया है। अच्छा, अब ये जो हमारा ड्रिफ्ट है इस बात पे डिपेंड करता है कि थीटा कितना है ना। और बेसिकली ये फंक्शन ऑफ थीटा है। तो जब कोई चीज फंक्शन ऑफ थीटा होती है, थीटा वेरी किया जा सकता है, तो हम उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना जानते हैं। तो हम इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना चाहेंगे। अच्छा, मैक्सिमा के लिए कितना हो सकता है कि मैक्सिमम ड्रिफ्ट कितना आएगी? तो मैक्सिमम ड्रिफ्ट का मतलब है आप बिल्कुल ना चलो, रिवर के साथ फ्लोट करते हुए चले जाओ, तो हमेशा रिवर के साथ चले जाओगे। तो वो पर्पस नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हमको ये चाहिए कि हमको अगर ए से बी जाना है तो बी के कितने क्लोज जा रहे हैं ये मैटर करेगा। कम से कम डिस्टेंस चले, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में पर्पस ये होगा क्रॉस करने का कि अगर हम ए से क्रॉस कर रहे हैं तो बी की क्लोज जाएंगे या फिर बी पे पहुंचे। तो क्या अगर हम बी पर पहुंच गए तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? ड्रिफ्ट ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगा, ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा। ड्रिफ्ट इज अ डिस्टेंस बेसिकली। तो क्या वो 0 हो सकती है? अगर 0 हो सकती है दैट्स मिनिमम। अगर 0 नहीं हो सकती है तो फिर कितनी हो सकती है वो पता करेंगे। सो लेट से आप उसी फिगर को मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर देता हूँ। तो पहला, अगर हम हमारा पर्सन या जो बोट थी, इन केस ये बोट बी पर पहुंच पाती है, पहुंच सकती है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारे लिए मिनिमम ड्रिफ्ट है, 0 हो गया। और अगर बी पर ना पहुंच करके सी पर पहुंचा तो ये जो है वो हमारा ड्रिफ्ट होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये इधर क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि हमको वेलोसिटी ऑफ रिवर भी ऐड करनी थी। तो वेलोसिटी, अगर आप देखो रिवर बहुत तेज चल रही हो, सपोज कर लीजिए कोई बंदा स्विम कर रहा हो, आपने ऐसा ऑब्जर्वेशन लिया होगा, रिवर बहुत तेज चल रही हो, तो आप देखोगे कि वो इधर स्विम करेगा लेकिन वो फ्लोट होते हुए इधर चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि रिवर की वेलोसिटी कितनी है और स्विमर की वेलोसिटी कितनी है। स्विमर की वेलोसिटी रिवर में चाहिए होती है। आपने देखा था कि ये जो वीबीआर था, इसके दो कंपोनेंट्स थे, एक ये कंपोनेंट था और एक ये कंपोनेंट था। बेसिकली हमारा इंटरेस्ट इस कंपोनेंट पर, वीबीआर साइन थीटा पर। नाउ आप ध्यान से सोचो, अगर वीआर बड़ा होगा इस कंपोनेंट से तो ये इधर चला जाएगा, और अगर ये नंबर बड़ा होगा वीआर से तो इधर आ जाएगा। तो ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी किधर जा रही है उस पर डिपेंड करेगा। अगर इसको बी पे पहुंचना है तो मैं लिखता, इफ मिनिमम ड्रिफ्ट is 0, that implies boat reaches to B, reaches to just opposite
ऑफ ए दैट इज बी। तो ए के जस्ट अपोजिट बी पर पहुंचता है, उसको हम बोलेंगे कि मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो है। अगर ये मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो हो गया, इसका मतलब ये ड्रिफ्ट का वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए, दैट इंप्लाइज एक्स मस्ट बी जीरो। ना ये टाइम टू क्रॉस तो जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि टाइम तो कुछ ना कुछ लगेगा क्रॉस करने के लिए, तो ये टर्म जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये जीरो होगा, दैट विल फर्दर इंप्लाई व्हाट, कि वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यानी एक्स डायरेक्शन की नट सेल में वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, विच फर्दर सेज कि साइन थीटा कितना होना चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू वी आर डिवाइड बाई वी बी आर होनी चाहिए। So, एक पार्ट प्रूफ हो गया कि हमारा मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू वी आर अपॉन वी बी आर होगी। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने वही लिखा था, मिनिमम ड्रिफ्ट हमारा जीरो तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू वी आर अपॉन वी बी आर होगी। ना क्या ये हमेशा जीरो हमको मिलेगा? जरूरी नहीं है, हमेशा जीरो नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि हमारी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि बस यहाँ कंडीशन ये है कि इसको जीरो होना चाहिए, दैट मींस साइन थीटा की वैल्यू ये होनी चाहिए, इसका मतलब थीटा फीजिबल होना चाहिए। अब देखो थीटा हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, थीटा किसको, हमारे पास 0 से 90 है। अगर हम ऐसा मेजर कर रहे हैं तो आप ऐसा बोलो -90 से 90 है। तो पॉइंट इज कि किसी भी केस में इसकी वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से एक इनहेरेंट इंफॉर्मेशन होगा कि वी बी आर, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर should be more as compared to the velocity of river. In limiting case it could be equal to, और इक्वालिटी वाला केस अगर ध्यान से देखो तो फिर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब आप ऐसा चला रहे होगे, और अगर इस तरह से चल रहे होगे इसका मतलब आप कभी क्रॉस ही नहीं कर पाओगे, फिर आपका टाइम जीरो हो जाएगा। सो पॉइंट इज कि प्रैक्टिकली अपना वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर शुड बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, दैट मींस बोट अगर आपकी तेज दौड़ सकती है रिवर से तो आप बी पर पहुंच सकते हो। अगर बोट आपकी रिवर से तेज नहीं चल पा रही है, इसका मतलब आप बी पर कभी नहीं पहुंच सकते हो। तो ये कंडीशन है टू रीच एट बी टू गेट अ जीरो ड्रिफ्ट। अच्छा, अगर सपोज कर लीजिए ऐसी कंडीशन ना हो जो हमने यहाँ पे लिखा, तो फिर क्या होगा, तो दूसरा केस बन जाएगा। सो सपोज करो कि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर फास्ट चल रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर स्लो चल पाती है, तो इससे एक बात तो क्लियर होगी कि ये ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू नहीं होगा, तो फिर ये ट्रू नहीं होगा, इसका मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो नहीं जाएगी, इसका मतलब ये बी पे कभी नहीं जा सकता, इसका मतलब कहीं और जाएगा, फिर वो सी पे जाएगा, इसका मतलब एक्स हमारा नॉन जीरो है। तो एक्स नॉन जीरो में मिनिमम कितना है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ठीक है, अगर एक्स नॉन जीरो में मिनिमम है, इसका मतलब अब हमारा ये टर्म भी जीरो नहीं है और ये टर्म भी जीरो नहीं है। तो x की जो वैल्यू है उसको हम पूरा लिखेंगे, वी आर माइनस वी बी आर, वी बी आर कॉन्स्टेंट है, थीटा बदल रहा है साइन थीटा, और ये आ रहा है डी डिवाइड बाई वी बी आर कॉस थीटा। थोड़ा सा और लॉजिक से भी हम इसी चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे, वी आर की वैल्यू बड़ी है, तो वी आर की वैल्यू बड़ी है, वी बी आर छोटा था, उसमें आपने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि एक से छोटा होता है, तो ये नंबर और भी छोटा हो गया, तो ये नंबर अब डेफिनेटली जीरो नहीं हो सकता है, और ये नंबर तो जीरो होता ही नहीं है, इसका मतलब हमारा एक्स जीरो नहीं हो सकता। समझते हैं? तो इसमें एक्स हमारा जीरो नहीं आएगा, फिर जीरो नहीं आएगा तो कितना आएगा वो पता करना है। तो अब हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, क्या, एक्स को हम मिनिमम करना चाहते हैं, थीटा पता करना चाहते हैं, तो हमारे पास रूल है, डिफरेंशिएट करो जीरो करो, डिफरेंशिएट करो जीरो करो। डिफरेंशिएट करने से पहले आप चाहो तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर प्रोडक्ट रूल लगा लो, आई लाइक डिवीजन रूल, क्योंकि साइन थीटा थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, तो डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी डिवाइड बाई वी बी आर को अलग कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, ब्रैकेट पकड़ते हैं, ब्रैकेट जब आप पकड़ोगे तो ये आएगा वी आर अपॉन कॉस थीटा, तो क्या इसको लिख सकते हैं वी आर सेक थीटा, माइनस ये बनेगा वी बी आर साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा बनता है टेन थीटा। अच्छा, डी और वी बी आर कॉन्स्टेंट है, तो अगर मिनिमम करना चाहिए तो आपको इसको ही मिनिमम करना चाहिए, इस वाले टर्म को, तो इसको हम मिनिमम पता कर लेते हैं। लेट्स इसको हम फंक्शन ऑफ थीटा पकड़ लेते हैं कि एफ थीटा है फंक्शन ऑफ थीटा। सो हमारे लिए जो फंक्शन ऑफ थीटा है वो आ रहा है वी आर एक नंबर, सेक थीटा माइनस वी बी आर दूसरा नंबर, और टेन थीटा।
हम ये जानना चाहते हैं कि ये फंक्शन हमारा मिनिमम कब होगा। और अब आपको मैक्सिमम मिनिमम वाला जो अपना एक कॉन्सेप्ट था, मिनिमम का कॉन्सेप्ट था जो उसको अप्लाई करेंगे। हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन ये लर्न कर रहे हैं। सो अब बोलोगे फॉर एफ टू मिनिमम, मैं लिखता चलता हूँ ताकि आपके नोट्स अच्छे बनेंगे। फॉर एफ थीटा टू बी मिनिमम, अच्छा हम लोग एफ थीटा को मिनिमम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि जब ये मिनिमम होगा तभी टोटल मिनिमम होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। हम लोग बोलेंगे डी एफ बाई डी टी और डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन 0 करना है, तो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा यहीं पे मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? मैंने इसको न्यूमरेटर पे ही कर दिया, मतलब प्रोडक्ट और डिवीजन रूल को अवॉइड करने के लिए। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वी आर कांस्टेंट होगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा। जब आप सेक थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा सेक थीटा टेन थीटा। ये हम लोगों ने बताया, लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो आप याद रख लीजिए। सेक थीटा को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक थीटा टेन थीटा आता है, और माइनस वी बी आर आएगा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया होगा सेक स्क्वायर थीटा होता है। आपको एक लिस्ट दी गई होगी, उसमें लिखा होगा। और अदरवाइज अभी आप याद रख सकते हो कि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है। हम चाहते हैं कि ये नंबर 0 बने, तो 0 करने की कोशिश करते हैं। जब आप इसको 0 करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, सेक थीटा की वैल्यू कॉमन दिख रही है, सेक थीटा की वैल्यू। और आपको मिल रहा है वी आर टेन थीटा माइनस वी बी कॉमा आर सेक थीटा। इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। आप देख रहे हो कि आपके पास दो नंबर का प्रोडक्ट है और उनको 0 क्लेम करना है, तो कम से कम एक को तो 0 होना बनता है ना। फिर आप फर्स्ट को देखोगे सेक थीटा को, आप जानते हो कि सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा 1 से छोटा होता है, तो सेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो सेक थीटा की वैल्यू कभी 1 से छोटी होती ही नहीं है, 1 या उससे बड़ी होती है। तो अगर सेक थीटा की वैल्यू 1 या उससे बड़ी होती तो क्या वो कभी 0 डिलीवर कर पाएगा? कभी डिलीवर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये नॉन जीरो है। अगर ये सेक थीटा हमारा नॉन जीरो है तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो अगली लाइन हमको ये इंप्लाई करेगी कि वी आर टेन थीटा, टेन थीटा को आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस वी बी आर, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, इसको 0 होना पड़ेगा। अगेन कॉस थीटा से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये अपने पास बनेगा कि वी आर साइन थीटा माइनस वी बी आर, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसका मतलब हम उस फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो साइन थीटा हमारा कितना आना चाहिए? साइन थीटा की वैल्यू वी बी कॉमा आर डिवाइड बाई वी आर आना चाहिए। ये हमारा प्रूफ हो गया। इससे हमको ये पता चला कि अगर आप इस एंगल पर इसको मूव कराते हो बोट को, तो अगर आप बोट को इस एंगल पर मूव कराते हो देन यू विल फाइंड कि आपका ड्रिफ्ट ये नंबर मिनिमम आएगा, ये नंबर मिनिमम आएगा तो एक्स की वैल्यू मिनिमम आएगी, और एक्स की वैल्यू मिनिमम आएगी, ये पता चल गया। अब मिनिमम में कितना मिनिमम होगा, अगर हमको ये पता करना हो कितना मिनिमम होगा, उसके लिए आप यहाँ से थीटा निकाला है। अब इस थीटा की वैल्यू वापस इसी एक्सप्रेशन में रख देंगे, तो यहाँ साइन थीटा की जगह रखेंगे, कॉस थीटा की जगह थीटा रख देंगे, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा मिनिमम हो जाएगा। गारंटीड है ये मिनिमम हमारा 0 नहीं है, और सिंस ये डिस्टेंस है तो ये नेगेटिव भी नहीं आएगा। तो अपना कितना आंसर आ जाएगा? पॉजिटिव में एक नंबर आ जाएगा। ओके, सो मिनिमम ड्रिफ्ट इज गोइंग टू बी नॉन जीरो फॉर दिस केस, एंड फॉर दिस केस इट इज गोइंग टू बी 0। 0 के लिए थीटा कितना आया था वो भी मैंने आपको बताया, और ये हमने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताए थे लास्ट क्लास में जब कभी ये थ्योरेटिकल वाला पोर्शन हुआ था। और दोनों को याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास दो वेलोसिटीज होंगी, इन्हीं के रेशियो से थीटा निकलने वाला है। तो जो छोटा वाला होगा उसको ऊपर लगाएंगे, जो बड़ा वाला होगा उसको नीचे लगाएंगे। फिर ये याद रखेंगे कि अगर बोट तेज चलता है तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, और अगर रिवर तेज चलती है तो हमारा आंसर नॉन जीरो आएगा।
और नॉन जीरो कितना आएगा उस थीटा को निकालने के बाद इस पे रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में अपना आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल देम, ड्रिफ्ट एंड मिनिमम ड्रिफ्ट बोथ। इसका प्रूफ हो गया, कॉपी कर सकते हो, कोई कंसर्न आता हो तो बोल सकते हो, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक, मेरे को क्वेश्चन याद आ रहा है जो भी लास्ट जेई मेन हुआ है, 3rd अटेम्प्ट, उस पर कल एक बच्चे ने पूछा था और वो मेरे को भी याद आ रहा है, मैं अभी आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो इसी से रिलेटेड है, ये बोट रिवर प्रॉब्लम। आपको ये भी आइडिया लग जाएगा जेई मेन में कैसा क्वेश्चन आता है और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, जो इतना इसको हम लोग टाइम दे रहे हैं क्या वो वर्थ है, वो सारी चीजें आपको रिलेट होंगी। और आप भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके ट्राई कर सकते हो जब कोई फ्री टाइम मिले। सो एज्यूमिंग कि आपको समझ में आ गया और आपने उसको इंडिकेट भी किया है, तो हम लोग एक एग्जांपल पिक करते हैं। कई सारे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं। उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन बोला, लैंग्वेज में लिखा था, मैं एक्जैक्टली लैंग्वेज कॉपी कर पाऊँ या नहीं वो मेरे को नहीं पता, बट उसकी इंटेंशन, उसका जो क्रक्स है वो आपके सामने रखता। कुछ ऐसा था कि लाइक बोट moves in still water with velocity 6 kilometer per hour and a river moves or flows लिख देता हूँ, with velocity 3 kilometer per hour. Question was if boat is to reach at just opposite end then find the direction of boat, or ऐसा लिखते, find the direction of boat in river from the direction of river. डायरेक्शन ऑफ बोट का मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ बोट वेलोसिटी बेसिकली, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। वो इंटीजर टाइप का था, मैं उसको इस तरह से ऑब्जेक्ट 4 ऑप्शन में दे रहा हूँ। आपके पास ऑप्शन होंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये 4 ऑप्शन है। आप लोगों ने आंसर दे रखा है 30 डिग्री एंगल टू वर्टिकल फ्रॉम वर्टिकल। सो आपको ABCD में से 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन पकड़ना है। एक 120 डिग्री भी आंसर दिया जा रहा है, डी ऑप्शन आप लोग बोल रहे हो। ये 3rd अटेम्प्ट मेंस का एग्जाम में आपको टेस्ट का एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इससे बहुत सारी चीजें अपने को इन्फर करनी है। पहला कि ये रिवर बोट प्रॉब्लम एज सच एग्जाम में आते हैं, इसका मतलब है बहुत सिंपल स्टोरी आती है और वही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको रिटेन करेंगे, आएगा तो सॉल्व कर लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सॉल्व करने के लिए अभी अपने को सीखना है तो वो सीख लेते हैं। और 4 ऑप्शन में अपने को ऑप्शन मार्क करना, उसने इंटीजर टाइप का दिया हुआ था और ब्रैकेट में पूछा था डिग्री में एंगल बताइए।
सो डिग्रीज में बताना था, तो डिग्री में ऑप्शन है। सॉल्व करते हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे। अब चाहो तो एक फिगर बना लो, रफ फिगर। अगर आपको सारा रिटेन रहता है, प्रैक्टिस लोगे, तो आप बिना फिगर के भी सॉल्व कर ले जाओगे। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आपको एक फिगर बनाना चाहिए, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम होता है और उसी टाइम पे आपको आंसर करने होते हैं। तो टाइम बचा करके कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप फ्री बैठना चाहें बाद में तो। सो ये वी आर है और ये वी बी आर है, और इसी नोटेशन को आप फॉलो करते रहें, या फिर कभी चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो अकॉर्डिंगली इसको हैंडल करें। ये एंगल थीटा हम मेजर करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये इसके जस्ट अपोजिट बी पर पहुंचे। तो पहला ये है कि क्या हमारी चाहत पूरी हो पाएगी। क्या हमारी चाहत पूरी होने का मतलब ये हुआ कि क्या हम ये बोट सकती है। तो उसके लिए एक कंडीशन है हमारे पास। बी पर पहुंचने का मतलब हुआ ड्रिफ्ट को जीरो करना। ड्रिफ्ट एक्स शुड बी जीरो, और वो तब होता है जब साइन थीटा की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर होता है। मतलब उस केस में हम जानते हैं कि हमको ड्रिफ्ट जीरो करना है, तो हमारी बोट को तेज चलना चाहिए। अगर बोट हमारी तेज चलेगी रिवर से, तो हम जरूर बी तक पहुंच सकते हैं। अब आप देखो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया गया आपको। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको 3 दी गई। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर में। वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर चाहिए अपने को। इसने क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में, वही अपने को चाहिए। इसका मतलब ये कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर है। दोनों अपने को पता चला, और ये भी पता चला कि रिवर की वेलोसिटी से हमारी बोट की वेलोसिटी फास्ट है। इसका मतलब जीरो ड्रिफ्ट हो सकता है, और वो क्वेश्चन कह रहा है जाता है, इसका मतलब हो रहा होगा। और ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी नहीं है, इसका मतलब हो रहा होगा, और इसे मैच भी कर गया। फिर हमने को थीटा पकड़ना है, बहुत आसान। साइन थीटा की वैल्यू 3/6, दैट मीन्स हाफ। तो थीटा मस्ट बी 30 डिग्री। इसका मतलब वो 30 डिग्री पे चलना चाहिए। बट आपको ये भी ध्यान रखना, 30 डिग्री लगा करके पहला ही ऑप्शन को नहीं मार्क करने का। ये 30 डिग्री हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, वर्टिकल से। लैंग्वेज पढ़ ली, उसने बोला है कि फ्रॉम द डायरेक्शन। क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ रिवर, डायरेक्शन ऑफ बोट वेलोसिटी इन द रिवर। दैट मीन्स बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में जो है उसके बारे में बताना है। तो अगर उसके बारे में बताना है, तो बेसिकली इसी के बारे में बताना है। लेकिन कहाँ से, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मेरा मतलब यहाँ से पता करना। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द इंटायर एंगल, दिस एंगल। कोई बड़ी बात नहीं, हमको पता ना ये 90 डिग्री है। सो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, सो टोटल एंगल इज गोइंग टू बी 90 प्लस थीटा। तो अपने को जो आंसर देना था वो 90 प्लस थीटा देना था। तो 90 प्लस 30 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। डन। डी ऑप्शन आप मार्क करोगे, आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, इसको आप कई तरह से कर सकते हो। वेक्टर का यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना हमको क्या वर्क निकालना होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट निकालनी होती है। तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, रिजल्टेंट निकालो। इसको अच्छे इस तरह से भी कर लेते हैं लोग, बहुत जल्दी कर लेते हैं। कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपको बी तक पहुंचना है ना, तो सेकेंड वे, और वो भी आपको आना चाहिए। सो दूसरा मेथड, और वो कई बार इजी गिरेगा आपको। सिंस आपको बी पर जाना है, आप कॉमन सेंस से देखो, सोचने वाली बात है। ए से चला, बी पर जाना है आपको। ए और बी कहाँ पर है, रिवर में है या फिर ग्राउंड पर है। तो आप पाओगे ए और बी तो ग्राउंड पर है। तो 1 मिनट के लिए हम रिवर को भूल जाते हैं। इसका मतलब ए बी ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसको कितना चलना है, क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसको ए से बी जाना है। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट आनी चाहिए वो इधर आनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ बोट इधर आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है, इसका मतलब है वो ए से बी पहुंच जाएगा। बट हम लोग जानते हैं ये दूसरा मेथड है। हम पूरा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसको भूल गए रिवर को। और हमको पता होता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गोइंग टू बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये हम लोग लिख चुके हैं। क्या हमको दोनों वेक्टर पता है, यस। इसकी डायरेक्शन नहीं पता है, ये पता करना है। इसकी डायरेक्शन को पता है। इस तरह से रखना है कि हमारा फाइनल डायरेक्शन ये आ जाए। अच्छा, दो वेक्टर को ऐड करने का मतलब एरो वाला मेथड हमको पता होता है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तुमको पता है कि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अब इस पे अपने को एक वेक्टर ऐड करना है जिससे हमारा रिजल्टेंट ये बन जाए। तो रिजल्टेंट अगर उसको बनाना है ऐसा, तो दूसरा वेक्टर कैसा ऐड करने का, ये अपने को देखना है। ये वेलोसिटी ऑफ बी है।
So सेकेंड वेक्टर हैज टू बी एडेड सेकेंड वेक्टर को ऐड करना है, तो हमको इसके साथ ऐड करना मतलब उसके हेड पे रखना था, और हम चाहते हैं रिजल्टेंट फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करके आएगा, तो ऐसा रिजल्टेंट आना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको ड्रॉ करते हो। ये हमारा रिजल्टेंट है और ये एक वेक्टर है, इसके साथ दूसरा वेक्टर ऐड करना है, जिसको हम ऐड करते हैं तो उसके टेल को इसके हेड से लगा करके ऐसा बनाते हैं। तो ये हमारे लिए वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर हो जाएगी, यही वाला वेक्टर। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर मस्ट बी दिस वेक्टर। ना ये वर्टिकली अप क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो बी पर जा रहा है, इसका मतलब है ए से बी वाला वेक्टर बनेगा। हो गया, अगली लाइन में आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे? आपको क्या क्या पता है? दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये आपको पता चल गया। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको पता थी कितनी थी, 3। ये वेलोसिटी कितनी है, ये 6 है। आपको कौन सा एंगल रिक्वायर्ड है? आपको एंगल रिक्वायर्ड है फ्रॉम द रिवर डायरेक्शन, इस वाली वेलोसिटी का ये एंगल चाहिए अपने को। अगर ये एंगल चाहिए तो इस एंगल को 1 मिनट के लिए कुछ मान लेते हैं, अल्फा बीटा और समथिंग लाइक दिस। इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? कॉस लगा लो। कॉस अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/6 आ जाएगी। 3/6 मतलब 1/2 आ जाएगा, यानी अल्फा कितना आना चाहिए? अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है, बट अपने को ये वाला एंगल चाहिए ये। तो अगर वो थीटा चाहिए तो हम बोलेंगे 180 माइनस 60, दैट इज हाउ मच, 120 डिग्री। आप यहाँ से भी निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, यहाँ से भी निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो ये वेक्टर मेथड होता है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा है, बेसिकली अपने को पता चला दो वेक्टर है, दोनों को ऐड करना है। अगर रिजल्टेंट के बारे में आइडिया लग गया, काम हो गया। ए से बी जाना है, मतलब रिजल्टेंट को ए से बी के डायरेक्शन में होना चाहिए। कई बार ऐसे बोलेगा आपको सी जाना है, तो रिजल्टेंट हमारा ए से सी होना चाहिए। तो ये रिजल्टेंट है जो इन दोनों के एडिशन से बनता है। दैट्स आल्सो अ गुड वे टू ट्राई। एनीवे, सो यहाँ से आपको देखना है कि आपका जेई मेन का लेवल कैसा रहता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं? अगर आप 4 लेक्चर पढ़ने के बाद भी कर पा रहे हो तो अभी आपके प्रैक्टिस करने के लिए 1 साल का टाइम है रफली। तो आप तब तक आप इस पे मास्टर भी हो सकते हो और क्विकली कर सकते हो, बहुत कम कैलकुलेशन में, बहुत जल्दी, करेक्टली। लेकिन हमारा पर्पस क्या है? करेक्ट होना। कई बार क्या होता है कि हमको थोड़ा सा आइडिया रहता है लेकिन हम उसमें मिक्सअप कर जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं, वो डेंजरस है। आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ लिखा हुआ है, मेन इज टू इजी या सम टाइम। अगर आपको समझता है तो इजी है, अदरवाइज डिफिकल्ट है। इसके बाद आपने लिखा कैन यू प्लीज रीशेयर स्क्रीन, आई ट्राइड। ओके, मैं रीशेयर करता हूँ। वेक्टर मेथड से आपने सॉल्व किया, अच्छी बात है। मोर डिफिकल्ट वुड बी इफ ऑप्शन डी वाज नन ऑफ दिस। वो फिर फ्रेम करने पे डिपेंड करता है। So vector method is flexible from to accommodate more cases. Yes, yes. Vector is broader stuff. सो इसीलिए हम लोगों ने वेक्टर पे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि अगर हम ब्रॉड जितना भी फ्लेक्सिबल या ब्रॉडर स्टफ समझेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अकोमोडेट किया जा सकता है। या डेफिनेटली। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। सिमिलर टाइप क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर होते रहता है, और फिर दूसरा टाइप की प्रॉब्लम पिक करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि a boat moves with velocity 4 kilometer per hour in still water या विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये लिखा होना जरूरी है कि विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा तो हम इसको वी भी समझेंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखता है तो। सो अ बोट मूव्स विद वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड रिवर फ्लोज विथ 5 किलोमीटर पर आवर। river width is river is let's say 500 meter wide। उसकी विड्थ भी अपने को दी गई है, 500 मीटर वाइड है। क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग्स। तो आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ।
पहला सिंपल है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो अगर आपकी बोट क्रॉस करने का मूड बनाती है और ये कम से कम टाइम में क्रॉस करना चाहती है, तो व्हाट वुड बी दैट टाइम? 125 सेकेंड एक आंसर है। दूसरा भी उसको सपोर्ट किया जा रहा है। गुड, दैट्स गुड। इन फैक्ट गुड इन द सेंस कि आप सपोर्ट सेम आंसर आ रहा है। ओके, सो इतनी इंफॉर्मेशन से आपको कुछ एक्सट्रैक्ट करना था। जैसे एक्सट्रैक्ट करना था कि वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है। कुछ नहीं लिखा है, जैसे बोलता है ना वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अंडरस्टूड है। तो ये 5 किलोमीटर पर आ रहा है और दूसरा वेलोसिटी बताया गया किसके रिस्पेक्ट में? रिवर के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको VBR लिखेंगे, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इन स्टिल वाटर मींस विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये दोनों वैल्यूज आपको दी गई हैं, आपको टी मीन निकालना था। सो इजी रहा होगा। टी मीन इज गोइंग टू बी इक्वल टू द विड्थ डिवाइड बाय VBR। कॉस थीटा होता है लिखना, मिनिमम चाह रहे हो तो थीटा आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो थीटा, ये अपना टी मीन डायरेक्टली आ जाएगा, उसके लिए थीटा जाने की जरूरत नहीं है। कितना मीटर वाइड है? 5 मीटर वाइड है। तो 5 यूनिट का ख्याल रखना है, 1 किलोमीटर पर आवर में, वो मीटर में, तो उसको 0.5 लिख सकते हो, हाफ किलोमीटर हो जाएगा। डिवाइडेड बाई VBR विच इज 4। दीज मैनी आवर्स लगने वाले हैं, इतने और के बराबर हो जाएगा। अब ये कितना और है वो हम पता कर सकते हैं। सो ये बेसिकली 1/8 और है। आपके ऑप्शन आवर में दिए होंगे तो आवर में देंगे, मिनट में दिए होगा मिनट में देंगे, सेकंड्स में दिया होगा सेकंड में देंगे। क्या करेंगे फिर? इसको आप सेकंड में, अगर आपको इंटरेस्ट जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने सेकंड में दिया तो चेक करना चाहेंगे, तो इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 660 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर लीजिए, तो ये आएगा 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 8। 2 बार 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक बार मिनट पे गए होंगे, फिर एक बार सेकंड पे गए होंगे। बाकी आप समझते हो कि क्या है ये, व्हाट वी कैन राइट अबाउट इट। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 बन जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 मिल जाएगा। तो 450 आ गया, 450 सेकेंड। इसका मतलब जो गुड बोला था मैंने वो सही नहीं है, ये 450 सेकेंड आ रहा है। सो अगर इसका मतलब आप लोग सेम मिस्टेक कर रहे थे, तो वो क्या सेम मिस्टेक थी उसको पकड़ो और इसको अवॉइड करो। सो यहाँ से आप निकाल करके बता दो। अब मिनट में होगा तो आप मिनट पे भी आंसर दे सकते हो, सेकंड्स में होगा तो सेकंड में भी दे सकते हो। सो व्हाट एवर द यूनिट यू लाइक। यूनिट का इशू था, हाँ। सो नीड टू बी केयरफुल कि कौन सा यूनिट लगेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर करना है। अच्छी बात यह है कि आप सेम मिस्टेक किए सभी लोगों ने, तो करेक्ट करना आसान है। और ये खराब बात भी है कि आप सेम ही मिस्टेक करते हो, मिस्टेक नहीं करने का। ओके, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन आप आपका आंसर गलत आया तो फ्यूचर में गलती ना हो, उसको आपको किसी तरह से होल्ड करना है। एंड that's your responsibility, nobody else can do for that। तो आपको केयरफुल होना है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ, उसका आंसर सही दीजिए। और ये बात आपको याद रखना कि आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, सही आंसर इज इम्पोर्टेंट। सो यू नीड टू बी करेक्ट। यू आर लेट, इट्स ओके, बट यू हैव टू बी करेक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम लोग कुछ ऐसा पूछ सकते हैं कि फाइंड तो लिखा हुआ है, एंगल फ्रॉम वर्टिकल। हम डायरेक्टली वही पूछ ले रहे हैं, फ्रॉम वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब ऊपर वाला नहीं है, वर्टिकल का मतलब अक्रॉस द रिवर है। ये रेफरेंस वाली बात हो रही है। सो वर्टिकल से मतलब रेफरेंस से पता करना, फाइंड एंगल फ्रॉम वर्टिकल so that drift is minimum ड्रिफ्ट हो उसके लिए वर्टिकल से क्या एंगल लेके जाना चाहिए इसको।
और अगर रिवर फ्लो की डायरेक्शन से पूछेगा तो वो भी बता सकते हैं। (53 डिग्री अब आपका आंसर है। सभी को ट्राई करना है, इसलिए मैं पॉज ले रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, अदरवाइज आई कैन बी क्विक, आई कैन आंसर एंड गो अहेड। हाँ, तो आपके दो आंसर आ रहे हैं 53, 37। अगेन दोनों ऑप्शन में दिए जाएंगे, तो अपने को करेक्ट पर जाना है। सो करेक्ट पर हम लोग कैसे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना, मिनिमम ड्रिफ्ट हो, उस मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कितने एंगल पर इसको चलने का। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो वाला है या नॉन जीरो वाला है। जीरो वाला है तो उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है, नॉन जीरो वाला है तो उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है। और अगर आप कुछ भी दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, साइन निकालना चाहते हो तो स्मॉलर बाई लार्जर ही लिखोगे, लार्जर बाई स्मॉलर लिखने से कोई मिलेगा नहीं। तो हम ये बोलने वाले हैं, अगर बिना देखे कुछ बिना डिस्कशन किए चले, तो साइन थीटा की वैल्यू स्मॉलर वैल्यू 4/5 आएगी। 4 कौन है? वी बी आर है। और मैक्सिमम बिगर वन कौन सा है? वी आर है। इसका मतलब रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है और हमारी बोट उतना वेलोसिटी नहीं रखता है। इसका मतलब ये जीरो ड्रिफ्ट वाला केस नहीं है, नॉन जीरो वाला केस है। यस। तो यहाँ से अपने को साइन थीटा की वैल्यू इतनी मिल गई। जब साइन थीटा की वैल्यू 4/5 होगा तो थीटा कितना होगा? साइन इनवर्स 4/5 बोल सकते हो। और वैसे आपको ये पता रहता है सभी को, तो यहाँ से थीटा हम बता भी सकते हैं। तो 4/5 साइन थीटा में बड़े एंगल पर आती है, क्योंकि अगर हम बड़ी वैल्यू लेते हैं तो एंगल बड़ा होता है। 3/5 लेंगे 37 आएगा, 4/5 लेंगे तो 53 आएगा। तो ये 53 डिग्री आ जाएगा। सो 37 आप अगर कंफ्यूज हुए हैं तो उसको 53 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 53 इज अ करेक्ट आंसर। अगर आपसे बोलता है रिवर की फ्लो की डायरेक्शन से बताइए, तो फिर हम उसको वहां से लेकर के 90 ऐड करके बता सकते थे। एक लास्ट पार्ट इसका, मिनिमम ड्रिफ्ट। वी नीड टू फाइंड आउट कि मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा। दैट मीन्स वो रिवर के अलोंग कितना शिफ्ट कर जाएगा बी पॉइंट पर ना पहुंच करके, वो अपने को पता करना है। अगर आपने ये भी आंसर दे दिया, इसका मतलब हुआ कि ये गॉट इट। सो हम ड्रिफ्ट भी निकाल सकते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। Everybody is supposed to solve and answer. If you solve only, then you will get confidence. करेक्ट इनकरेक्ट एक अलग बात है, वो बाद में हम करेक्ट कर सकते हैं अगर इनकरेक्ट होता है तो। ओके, पैरेलली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप उससे मैच करेंगे तब तक आपका आंसर आएगा। मिनिमम ड्रिफ्ट निकालने के लिए आप जानते हो एक्स की जो वैल्यू होती है वो हम लोग लिखते हैं वी आर माइनस वी बी कॉमा आर साइन थीटा इंटू टी। टी के लिए हम लोग लिखेंगे डी डिवाइड बाई वी बी आर कॉस थीटा। 1.5 किलोमीटर, 175 मीटर, 9/24 किलोमीटर, 3/8 किलोमीटर। ओके, एक आइडिया तो लग गया कि आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव करने की जरूरत है। मिस्टेक्स आपसे कैलकुलेशन को लेकर के होती हैं, सो ट्राई मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स टिल द आंसर। 9/24, ओके, कुछ लोगों का 9/24 आ रहा है, कुछ का 3/8 आ रहा है। सो मिस्टेक भी ग्रुप में चलते। देखो मैं बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए क्या नहीं करना है, वो भी बहुत जरूरी है जानना। देखो, जब हम मिनिमम ड्रिफ्ट लगाएंगे तो मिनिमम टाइम नहीं यूज करेंगे। मिनिमम टाइम एक अलग एंगल पर आता है, मिनिमम ड्रिफ्ट एक अलग एंगल पर आता है। तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। नहीं तो आपके ख्याल में आए कि भाई हम मिनिमम टाइम ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नो, दैट वोंट वर्क। मिनिमम ड्रिफ्ट इज अ डिफरेंट स्टोरी, और वो ड्रिफ्ट हम यहाँ से निकालेंगे।
जीरो भी होगा तब भी यहीं से आ जाएगा, नॉन जीरो होगा तब भी यहीं से आ जाएगा। तो साइन थीटा पहले आप निकालो, फिर थीटा को इस पे रखो, 10 डन। तो ये हमारा एक्स मिनिमम हो जाएगा। अब हमको वैल्यूज में रखना है, दैट्स ऑल, वी नीड टू सिंपली पुट द वैल्यूज, लेट्स प्लेस देम। तो जब हम वैल्यू प्लेस करेंगे, वी आर की वैल्यू कितना दिया गया है, वी आर इज 5, वी बी आर कितना है, वी बी आर इज 4, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5। आप चाहो तो साइन थीटा की वैल्यू रख करके एक और सिंप्लीफाइड फार्मूला बना सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है, हमको याद रहेगा तो यहीं से भी तो निकाल सकते हो। डी की वैल्यू कितनी गई है, अच्छा देखो सब किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो डी को भी किलोमीटर में लेने का, तो 0.5 लीजिए, तो और में आंसर आएगा, और किलोमीटर में अपना आंसर आ जाएगा। फिर डिवाइड बाई वी बी आर कितना दिया गया था, 4, कॉस थीटा कॉस 53, कॉस 53 कितना होता है वो अपने को पता रहता है, 3/5, उसकी वैल्यू रख लेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से अपने को कुछ मिल रहा है, ये आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इंटू, ये 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, और ये 4 मिलकर के 1/8 हो जाएगा, तो इसको हम 1/8 बोल दे रहे हैं। और साथ में हमारे पास आ रहा है कॉस का, तो 3/5, 3 यहाँ आ गया, 5 ऊपर चला जाएगा। आप देखोगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। मैं बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। इसके बाद क्या करना है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, या फिर आप जो भी जानते हो, तो 9 बचेगा। सो 9 आ गया, डिवाइडेड बाई 5 से 5 जा चुका है, 3 इंटू 8 नीचे है, 3 इसको सेटल करने में हेल्प हो जाएगा, तो 3/8 किलोमीटर आ जाएगा। सो हमारा जो आंसर आएगा वो 3/8 किलोमीटर आएगा। आप चाहो तो इसको फिर मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। सो जैसे ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से लेके जाएंगे। तो 3/8 किलोमीटर अपना करेक्ट आंसर आ जा रहा है। तो क्या हम नॉन जीरो मिनिमम ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और नॉन जीरो क्यों हुई है? क्योंकि आपको रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है, बोट उसको कैचअप नहीं कर पाएगी। अगर बोट रिवर के अगेंस्ट भी चलेगी तब भी वो ड्रिफ्ट करके चली जाएगी। सो ड्रिफ्ट हैज टू बी देयर। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस आप मिनिमम ड्रिफ्ट कैलकुलेशंस, मिनिमम टाइम कैलकुलेशन, ड्रिफ्ट कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन। अगर इसमें मैं आपको थीटा दे देता तो आपसे टाइम पूछ लेता, और अगर थीटा नहीं दिया तो फिर थीटा आपने यूज किया अपने नॉलेज से और फिर इसके आंसर्स किए। किस यूनिट में आंसर बताना होता है ना, वो कॉमन सेंस से डिसाइड होता है। जाहिर सी बात है कि जब यहाँ किलोमीटर्स की बात चल रही है तो आप सेंटीमीटर मीटर्स पे नहीं जाएंगे ना, ऑप्शन लॉजिकली पकड़ेगा। और जनरली हम लोग आंसर ऐसा यूनिट में देते हैं, और या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख करके, जैसे कि अगर रिवर आपकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब हमको किलोमीटर में आंसर देना ज्यादा सुटेबल बनेगा। और फिर कन्वर्जन आपको आता है, आप कन्वर्जन किसी भी यूनिट पे कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और एग्जाम में क्या करता है कि वो आपको आपको चॉइस नहीं देता है कि आप किस यूनिट पे दोगे, वो आपको चॉइस ही नहीं देता है। या तो वो आपको 4 ऑप्शन देगा तो उसमें यूनिट मेंशन्ड होगी पहला, या फिर अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स कराएगा तो आपसे पहले बोल देगा कि किस यूनिट पे आपको देना है, और आपको केवल नंबर भरना होता है, यूनिट नहीं। यूनिट वो आपको पहले से बताता है। तो अगर उसने बोला है कि हमको मीटर में चाहिए तो आप इसको 3/8 को मीटर में कन्वर्ट करोगे, और अगर बोलता है किलोमीटर में चाहिए तो 3/8 को किलोमीटर में जो आ रहा है उसको रख दोगे। सो आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो आपको चॉइस नहीं देते कि आपको किस पर देना है। हाँ, सब्जेक्टिव हुआ करता था तो हमारी चॉइस रहती थी रिटन एग्जाम में। वो जरूर देगा आपको, ऐसा लीस्ट लाइकली है। और अगर गलती से नहीं भी देता है तो फिर आप ऐसा यूनिट को प्रिफर करोगे। हाँ, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, इन केस इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन बाय चांस और बाय मिस्टेक और बाय एनी रीजन, तो आपको ऐसा ही में आंसर देना है, अगर देना है, वरना छोड़ देना है। क्योंकि अगर उसने यूनिट मेंशन नहीं की है ना, तो फिर वो जो भी आप आंसर लिख रहे होगे वो उसको जस्टिफाई करेगा, या फिर उसको बोनस करेगा अगर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा तो।
तो आप SI में आंसर दीजिए कब, जब मेंशन नहीं है, अदरवाइज वो मेंशन्ड होगा, चलेगा। सो आपने रिवर बोट को देखा, उसको क्रॉस करने का टाइम, उसको मिनिमम टाइम, ड्रिफ्टिंग टाइम एंड ऑल दैट। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बारे में मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा। देखो क्या होता है कि ये काफी सिंपल टाइप की स्टोरी है, बट रूल अभी भी वही है जो हम लोगों ने लर्न किया है, उसी का सिंपल वर्जन है। और इतना सिंपल है कि ऐसा क्वेश्चन रेयरली पूछेगा जेई में, बट कभी उसको मिक्स करके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में यूज कर सकता है, इंडिपेंडेंटली हो सकता है ना पूछे। सो करने को क्या, ये रिवर है, फ्लो कर रही है लेट से, और रिवर की डायरेक्शन इधर है, और आप एक बोट लेके चलते हो या एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, डिपेंडिंग अपॉन दिस। जब बोट बोलेगा या स्विमर बोलेगा, इसका मतलब वो अपनी एनर्जी लगा करके चलते हैं, और कोई चीज थ्रो कर दी जो फ्लोट कर रही है, फ्लोट करने का मतलब है आप एनर्जी नहीं लगा रहे हो, आप रिवर के साथ फ्लो कर रहे हो। सो आप बोलोगे कि इस पर भी आपको ऐसा बोलेगा कि अगर रिवर, अगर ये हमारा बोट इधर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे ये डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, और लेट से इसकी वेलोसिटी है v बोट इन द रिवर, तो ये रिवर के रिस्पेक्ट में है। ये बोट हमारी 1 है, दो केसेस एक ही साथ डील कर लेते हैं। और एक दूसरा बोट है जो इधर जा रहा है, इसकी भी अपनी वेलोसिटी आएगी, तो दूसरा वाला अपना अप स्ट्रीम हो गया। सो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को किस तरह से हैंडल करते हैं। सो लेट्स से कि मिक्सअप को अवॉइड ही कर देते हैं। लेट्स से कि आपने इस लोकेशन पे इसको देखा अर्थ पर, और ये इधर जा रहा था, बाद में अर्थ पर या ग्राउंड पर आप यहाँ पे देखते हो इसको ए से बी चलते हैं। आपसे पूछ सकता है कि ए से बी चलने में कितना टाइम लगेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताइए, तो हम बता सकते हैं। देखो ये जो ए बी का जो डिस्टेंस है, वो आप जो मेजर कर रहे हो ना, वो आप ग्राउंड में मेजर करते हो, वाटर में नहीं मेजर करते हो, क्योंकि वाटर तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्लो कर रहा होता है। सो ये जो डिस्टेंस है एल, दैट इज इन द ग्राउंड, तो वेलोसिटी हैज टू बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सारा कुछ हम एक ही, कोई भी इक्वेशन लाइफ में हम कोई भी इक्वेशन यूज करें, फिजिक्स में, इंटायर फिजिक्स में, ऑल टर्म्स हैज टू बी रिटन विद द सेम प्लेटफॉर्म। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस जिसके रिस्पेक्ट में मेजर करना है, तो वेलोसिटी उसी प्लेटफॉर्म से मेजर की जानी चाहिए, टाइम भी उसी प्लेटफॉर्म से मेजर करना चाहिए। सो टाइम और वेलोसिटी और व्हाटएवर इज, दे हैव टू बी विद द सेम प्लेटफॉर्म, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये एल हमने किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा है, ग्राउंड में देखा है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर इसका हमको टाइम लिखना है, सो टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी, लेट्स से, सो ए और बी ग्राउंड पर पॉइंट है, तो इसका मतलब को डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एल। दैट मीन्स वेलोसिटी भी हमको किसकी पता करनी पड़ेगी, बोट की, जबकि हमको बोट की वेलोसिटी नहीं दी गई, किसकी वेलोसिटी दी गई है, बोट इन द रिवर दी गई होती है। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो टाइम आएगा उसको निकालने के लिए हम एल यूज करें और वेलोसिटी ऑफ बोट यूज करें, ना कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर, बल्कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर आप रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाओगे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट में आता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन द ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। नाउ इसको ऐड करना बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि ये सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका भी आई कैप, इसका भी आई कैप, दोनों आई कैप एड अप कर जाएंगे, तो यहाँ से अपने को अप स्ट्रीम में, जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस कभी किए होंगे तो आप बोलते हो कि आपको ऐसा बताया जाता होगा कि अगर आप रिवर की डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिवर की वेलोसिटी को ऐड कर दो, और रिवर की अपोजिट जा रहे हो तो रिवर की वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर दो। वो तो आपने उस समय याद किया था, आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों करते हैं। ये टोटल वेलोसिटी होगी, ये अप स्ट्रीम वेलोसिटी है, अप स्ट्रीम की वेलोसिटी है। तो टाइम कितना हो जाएगा, इसका जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा एल डिवाइड बाई वी पी आर प्लस वी आर। अब आप याद रख सकते हो कि अगर आप रिवर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, तो आपकी बोट की जो वेलोसिटी है रिवर के रिस्पेक्ट में, उसके साथ वी आर को न्यूमेरिकली ऐड कर लो, अपना आंसर हो जाएगा।
फिर आपसे ऐसा पूछेगा कि ये बोट बी से आकर के लौट करके वापस आती है, तो जब बी से ए लौटेगी तो कितना वेलोसिटी टाइम लगेगा। सो उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डाउन ये अप स्ट्रीम, ये अभी जो हमने को बात की थी वो डाउन स्ट्रीम की थी, सॉरी मैंने यहाँ कुछ और बोला। ये जो वेलोसिटी इधर जा रही होती है डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, स्ट्रीम के अलोंग के डायरेक्शन में। और टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी की जगह हम बी टू ए करते हैं। टाइम टू गो फ्रॉम बी टू ए। तो जब आप बी टू ए आ रहे होगे, बोट आपकी आ रही होगी, जब कोई बोट आपकी यहाँ पहुंच गई होगी फिर इधर चलेगी, वही बोट है। तो ये भी अभी भी वी बी आर से आएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में, तो रिवर की रिस्पेक्ट में वो कहीं भी चले उसकी वेलोसिटी वही रहेगी। सो अब भी हम लोग एल डिस्टेंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अब हमारे लिए वी बी कितना हो जाएगा। तो वी बी के लिए आप लिखोगे अभी भी फॉर्मूला वही लगेगा, वी बी आर प्लस वी आर, ये रूल है। लेकिन आप देखोगे कि वी बी जो हमारा है, वी आर जो है वो आई कैप डायरेक्शन में है, वी बी आर माइनस आई कैप डायरेक्शन में, और चल इस डायरेक्शन में रहा है। तो इस डायरेक्शन में हम नेट वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो यहाँ से अपने को जो वी बी की वैल्यू पता चलेगी ना, वो वी बी आर माइनस वी आर बतेगी। क्यों माइनस वी आर? क्योंकि हमको नट सेल में इधर चाहिए, तो इधर वाली वैल्यू हमको लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब टाइम कितना लगेगा? तो लेट्स से टाइम टी डैश है, तो टी डैश में एल डिस्टेंस डिवाइड बाई वी बी माइनस वी बी लिखेंगे, वी बी की जगह वी बी आर, एक लाइन और लिख देता हूँ। लेंथ किसके हिसाब से लिखी? ग्राउंड के हिसाब से। तो वेलोसिटी किसके हिसाब से आनी चाहिए? ग्राउंड के हिसाब से आनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? एल डिवाइड बाई वी बी आर माइनस वी आर। तो ये आपका अप स्ट्रीम हो गया, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, और इस तरह से हम लोग हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पर थीटा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए हमारे पास कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है कि हम एक्स कंपोनेंट करें, वाई कंपोनेंट करें, डायरेक्टली हम बता सकते हैं। कॉपी कर सकते हो, और अगर कोई कंसर्न हो तो आप याद रख सकते हो। तो वैसे क्वेश्चन जब कभी पूछेगा कि अप स्ट्रीम गया डाउन स्ट्रीम गया तो बताइए कि कितना टाइम लगेगा, तो अप स्ट्रीम के लिए हम ये अप्लाई करेंगे, डाउन स्ट्रीम के लिए अप्लाई करेंगे, और अकॉर्डिंगली उसको बता देंगे। तो इसके मोशन को अगर मैं इस डिस्टिंग्विश करूं तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर, याद रहेगा आपको, ये डाउन स्ट्रीम की कहानी है। और ये जो कहानी है वो अप स्ट्रीम की है। दैट मीन्स इस केस में रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगा, आप रिवर को क्रॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका इंटेंशन ही नहीं है रिवर को क्रॉस करने के लिए। और वैसे भी देखो ये वाला कंपोनेंट ही नहीं है वेलोसिटी का, इसलिए कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे, चलता रहेगा। ओके, सो ये आपके रिवर उससे रिलेटेड स्टफ हो गए। बाकी आपको डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी, अगर और उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, मॉड्यूल पे क्वेश्चंस होंगे, और बुक्स जो आप फॉलो कर रहे हो उसको सॉल्व करोगे, उसको डिस्कशन में हम लोग हैंडल करेंगे। टाइम भी काफी हो गया, हम लोगों ने काफी टाइम दे दिया इसको, चलता है। इसके बाद रेन और अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम, रेन और मैन वाली प्रॉब्लम। जब बारिश होती है, आजकल बारिश का टाइम चल रहा है, आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और आप रिलेटिव को फील कर सकते हो कि रिलेटिव मोशन कैसे हो रही होती है। मैन एंड रेन, और रेन एंड मैन, और अम्ब्रेला, और व्हाटएवर कार, और व्हाटएवर। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आएंगे, और अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए वो आपसे पूछा जाएगा। लास्ट स्लाइड 1 सेकंड के लिए लिखिए, देख लीजिए आप। हाँ, रेन चालू है, आप रेन में आप क्या करो, एक अम्ब्रेला लो, और मैं आपको बताता हूँ क्या एक्सपेरिमेंट करना है, आप करके देखो, और फिर आपको फील होगा कि जो हम रिलेटिव में पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कितना काम का है, और उसके बेसिस पे हम कितना प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा शॉर्टली। लेट्स से कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको रेन ड्रॉप्स ऐसे नजर आएंगे। मैं पहले आपको समझा देता हूँ, आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट आज कर सकते हो। तो रेन ड्रॉप्स इस तरह से फॉल कर रहे होंगे, बारिश हो रही है, एक ड्रॉप को ले लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव है। सो व्हेन यू आर कमिंग आउटसाइड, आप रेन पे खड़े हो गए ना, तो आप अपने अम्ब्रेला को कुछ ऐसा लगाओगे, क्योंकि हमको पता है कि अम्ब्रेला का एक पर्पस होता है,
और उससे अपने को सेव करना होता है। तो रेन ड्रॉप्स जो है, मैं बहुत छोटा फिगर बना रहा हूँ, अब इसको बड़ा भी कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि ये रेन ड्रॉप्स इस पे गिरेगी और बाहर आ जाएगी। आपका पर्पज है कि आपको वेट नहीं होना है, तो वो आपको गीला नहीं करेगा। लेट्स से आप इसी अम्ब्रेला को इसी ओरिएंटेशन में लेकर के आप दौड़ना स्टार्ट कर देते हो वी वेलोसिटी से। तो जब आप वी वेलोसिटी से दौड़ रहे थे, मे बी अगर आप नहीं दौड़ पा रहे हो तो स्कूटी पे बैठ जाते हो या कार के ऊपर बैठ जाते हो या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हो जो तेज चल रहा होता है, और ये मूव कर रहे हो आप, और अभी भी आप अम्ब्रेला को ऐसे लगाए हुए हो। तो अगर आप इस तरह का अम्ब्रेला लगा करके स्पीड से जाते हो, ज्यादा स्पीड बढ़ाते चले जाते हो, तो कुछ समय बाद आपको महसूस होगा कि अम्ब्रेला का पर्पस जो था वो फेल हो रहा है। दैट मीन्स आप प्रोटेक्टेड नहीं हो रेन से। अब आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है। सिंस ये सो ऑब्वियस होता है, एक्सपीरियंस होता है, आप देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग चेंज कर लेते हैं। और आप पाओगे कि थोड़ी देर बाद आपको अम्ब्रेला को कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको अपने अम्ब्रेला को कितने एंगल से बेंड करना होगा अगर आप किसी एक वेलोसिटी से चलना चाहते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ना ये ह्यूमन के इनहेरेंट होता है। ह्यूमंस और वी पीपल आर सो साइंटिफिक फ्रॉम इनसाइड कि अगर एक बिना पढ़ा लिखा इंसान भी होगा ना, तो वो भी सही एंगल पे लगा लेगा। क्यों? वो थीटा मेजर नहीं करेगा कैलकुलेशन लेकर, कैलकुलेटर लेकर के दौड़ते टाइम कि हमको कितना थीटा लेना है, 37 लेना है, 45 लेना है, क्या लेना है। दैट्स सो इनहेरेंट विद इन अस। बट यस, अगर एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस अपने को पढ़ना है तो समझना है कि कितना एंगल उसको करना चाहिए था या कितना एंगल उसने किया होगा, उस एंगल को हम पता कर सकते हैं। और आप देखोगे कि ये जो एंगल होगा थीटा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी वेलोसिटी कितनी है। अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा है तो एंगल को ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप कम वेलोसिटी से चल रहे हो तो एंगल को चेंज करने की कम चेंज करना पड़ेगा। आप रेस्ट पर हो तो आप वर्टिकल रख सकते हो, अगर वर्टिकल रेन आ रहा है तो। ऐसा भी हो सकता है रेन किसी एंगल पर आ रहा हो क्योंकि विंड ब्लो कर रही हो एंड ऑल दैट थिंग, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अपना जो टारगेट होगा वो ये थीटा पता करना कि किस तरह से हम थीटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस एंगल पर हमने बेंड किया था अम्ब्रेला को फ्रॉम द वर्टिकल टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द रेन। और ये भी रिलेटिव मोशन से जमने वाला है। सो इसके बारे में इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होने वाला है, मैं छोटा सा रूल बता देता हूँ, फिर इसको डिटेल में कल डील करेंगे और एग्जाम्पल पिक करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिकली एक बार फील कीजिए, और चाहिए तो इसको वर्टिकल रखिए और दौड़िए तेजी से, और अपने आप को देखिए कि आपको रेन किधर से आता हुआ नजर आ रहा है या फिर कितने एंगल से बेंड करने की जरूरत पड़ रही है। बट डोंट डू सम एडवेंचर, दैट शुड नॉट बी देयर। ओके, सो यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व होगा वो बता देता हूँ। एक तो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, जो आप देख रहे होगे। दूसरा वेलोसिटी ऑफ मैन, जो मैन चल रहा होगा। और फिर हमने को देखना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वो आपको रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देगा, मतलब ग्राउंड से रेन कैसा दिख रहा है वो पता चलेगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन कैसे दौड़ रहा है, चल रहा है, वो आपको बताया जाएगा। फिर पर्सन को रेन कैसा नजर आता हुआ आएगा वो पता करना है। और पर्सन को जो रेन नजर आएगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में आएगी, हम बता सकते हैं। 1 मिनट में वेक्टर से हैंडल करें इसी सिचुएशन को। जो पिक्चर यहाँ पे बनाई गई है, तो रेन की वेलोसिटी आपको ये दिखाया गया है, मैन की वेलोसिटी ये दिया गया। मैन की वेलोसिटी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब है इसको इधर लाना पड़ेगा। अब ये वेलोसिटी ऑफ मैन और ये दोनों वेक्टर आपस में आ गए, इनका रिजल्टेंट चाहिए। तो अम्ब्रेला हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। सो आप इस बंदे को रेन इस डायरेक्शन में आती नजर आएगी, और सिंस उसको यहाँ पर रेन नजर आती हुई आ रही है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला ऐसा लगाएगा, सो दैट वो रेन ड्रॉप को बचा सके। तो ये कितने एंगल पर बेंड कर रहा है, हो भी गया। ये थीटा हो जाएगा, ये इसी लाइन पे जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो आपका एंगल आंसर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी मैन डिवाइड बाई वी आर। आंसर भी आ गया। अब आप इसको कैलकुलेट करके प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हो।
अगर मैन की वेलोसिटी 0 हो गई तो थीटा 0 लगेगा, दैट मीन्स वर्टिकल रहना होगा। और मैन की वेलोसिटी रेन के बराबर हो गई तो 45 एंगल लगाना पड़ेगा। और बाकी आप समझदार हो। मैन की वेलोसिटी अगर इनफाइनाइट हो गई, बहुत तेज दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो फिर थीटा कितना आने का? 90 डिग्री आने का। व्हाट डज दैट मीन? फिर उस बंदे को क्या करना चाहिए? उसको अम्ब्रेला ऐसा लगाना चाहिए, वर्टिकल नहीं, ऐसा। उसको रेन ऐसा नजर आएगा। सो इनफाइनाइट पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट यस, अगर वो इनफाइनाइट आ गया तो उसको हॉरिजॉन्टल पे लगाने का। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, और इसी पर हम लोग क्वेश्चन पिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड इसको एम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम, मैन रेन प्रॉब्लम, कार रेन प्रॉब्लम, कार में जो विंड स्क्रीन होती है उसको भी कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम मिलेगी आपको। ओके, टाइम भी आपका हो गया है, और मैं आपका लिखा हुआ स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, फिर आपके कुछ क्विक क्वेरीज होंगे, उनको डील करेंगे, इसके बाद वाइंड अप। आपने लिखा आई ट्राइड वंस ऑन स्कूटर एंड द अम्ब्रेला फ्लॉप्ड इनसाइड आउट। हाँ, वो इनसाइड आउट हो जाता है तो उसमें और भी कहानियां हैं जो अगले चैप्टर में आएंगी। उसका स्ट्रक्चर होता है, उस पर फोर्स लगता है, फोर्स लगने की वजह से शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, मोशंस आते हैं, तो उसमें फोर्स भी रोल प्ले कर रहा था। तो आपको फोर्स ऐसा अम्ब्रेला लेना है जिसमें ये जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो कि वो एयर के मोशन से अफेक्ट ना हो। The leading coefficient of umbrella then became positive as viewed from 2D, and I ended up collecting in an umbrella. So that's because of the strength of material that is used to make that umbrella, as well as the force applied by the rain during the motion or wind. What if speed of man is equal to speed of light? Oh my God. Speed of man can't be equal to speed of light. If it is the case, then man won't be man, because anything that comes to the speed of light, its mass, rest mass, becomes zero. That means entire mass gets converted into energy. E is equal to mc square. So when anything moves with the speed of light, that thing doesn't exist, and the entire thing gets converted into energy. और यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट का मतलब स्पीड ऑफ लाइट जैसा नहीं, इनफाइनाइट का मतलब है रेन की वेलोसिटी से ज्यादा। अगर रेन आपका मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो आप 1000 किलोमीटर पर आवर से चलोगे। 1000 के रिस्पेक्ट में 2 बहुत छोटा नंबर होता है, तो इस काइंड ऑफ टू लार्ज, तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री। इसलिए कि आप एरोप्लेन पे बैठे हो, एरोप्लेन के आगे बैठ जाते हो जहां उसका हेड होता है, और फिर विंड चल एयर ये रेन फॉल हो रहा होता है, वहां पर आप अम्ब्रेला लगाते हो। तो अगर आप वहां पे अम्ब्रेला लगाओगे तो आपको अम्ब्रेला कैसा लगाना पड़ेगा? आपको ऐसा अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे लगाना पड़ेगा। वहां पे वर्टिकल वॉन्ट वर्क। क्योंकि वहां पर रेन की वेलोसिटी से आपकी वेलोसिटी ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन वो स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं पहुंचा है। स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स वेरी एक्सट्रीम वेलोसिटी व्हिच फिजिकल पार्टिकल्स कैन नॉट अचीव। जैसे ह्यूमन बॉडी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, उनका मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट है। ओके, सो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में। फिर इसके बाद एरोप्लेन से कैसा दिखता है उसके एक दो क्वेश्चन कवर कर लेंगे। सो अगर हम लोग स्पीड अप हुए तो कल ही हम लोग काइनेमेटिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए 1-2 दिन और लगेंगे, फिर इसके बाद हम एनएलएम पे चलेंगे। डू यू नो एरिस्टोटेलियन फिजिक्स? देखो क्या है ना कि सब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं, उनके हिसाब से उनका जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन है ना वो अलग अलग है। और अरिस्टोटल ने भी उन्होंने तो बहुत कुछ बोला है, लाइक फिलोसफी, एथिक्स, साइंस, फिजिक्स, सबको लेकर के उन्होंने भी अपने आइडियाज दिए हैं। मेरे को ज्यादा डिटेल उनकी फिजिक्स वाले पे नहीं है अभी, रफ आइडिया है। और हम लोग न्यूटोनियन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि न्यूटोनियन हमारे लिए ज्यादा रिलेटेबल है। हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाते हैं, देख पाते हैं और समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं। जैसे अम्ब्रेला वाली सिचुएशन है, ये आप देख सकते हो। अगर कुछ इसमें ऐसा बताया जाए जो आप फील नहीं कर सकते हो, रिलेट नहीं कर सकते हो, तो वो हमारे लिए फिर टफ हो जाती है। तो उनका भी अपना कोई जोन होगा, आई एम नॉट सो अवेयर ऑफ दैट। लिटिल बिट आइडिया, कुछ इंटरेस्टिंग हो तो आप शेयर कर सकते हो सेपरेटली, विल सी दैट।
बट आइडिया है कि उन्होंने काफी फील्ड में काफी कुछ किया है, और ये जो न्यूटोनियन वाला पार्ट है वो सभी एक्सेप्ट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जिस लाइफ में हम लोग रहते हैं। अगर हमारी सिचुएशंस बदलती है, एटमॉस्फेयर बदलता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चीजें बदल जाती हैं। आपने लिखा इट इज लाइक टू इमेजिन फोटोन इज होल्डिंग अम्ब्रेला। यस, स्पीड ऑफ लाइट से जाओगे तो फोटोन अम्ब्रेला को होल्ड किए हुए है। इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, राइट? क्योंकि आपकी स्पीड में अम्ब्रेला आपका फोल्ड हो गया था, तो फोटोन की स्पीड पे तो पता नहीं क्या होने वाला है। इट विल दैट अम्ब्रेला इटसेल्फ विल बिकम लाइक मासलेस, क्योंकि वो भी तो मटेरियल है। That will also will become massless. Like its energy will get converted into this mass will get converted into energy. So person will become photon, or umbrella will also become photons. Everything will be photon. Okay, that's all for the day, guys. वो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी अपने को क्लासिकल फिजिक्स पे रहना है और इसको समझना है, तभी आपको मॉडर्न समझेगा। Aristotle said that the objects move because they have the tendency to go their natural place. Just like if we bring moon rocks to Earth, it will have tendency to fly to back to the moon. Okay, ये हो सकता है कि उन्होंने अरिस्टोटल ने इस पॉइंट पे ज्यादा जोर दिया हो, लेकिन ये नेचुरल है। एक ही बात है, अगर आप फिजिक्स को एक लाइन में पढ़ना चाहते हो ना, तो फिजिक्स एक लाइन में क्या है कि नेचर के बारे में पढ़ते हैं लोग। नेचर सिमेट्री लाइक करता है और अपने नेचुरल कंडीशन में रहना चाहता है। नेचर ऑलवेज ट्राइज टू बी नेचुरल कंडीशन विथ सिमेट्री। अब इसी को लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों पे जोर दे करके एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये नेचुरल वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो परफेक्ट है। अगर अरिस्टोटल ने कहा है तो अच्छी बात है, बट ये परफेक्ट है। ओके, चलिए, thank you and see you in the next lecture.